बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जमशेद। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था। आज हमने लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है एट माइंड ऑफ साइंस विद मोहम्मद जमशेद। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का मतलब क्या है कि इस अर्थ पर मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर लाइफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है और मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लिविंग वर्ल्ड ऑफ टूडे इज इनॉर्मस इन साइज। इसका मतलब ये है कि इस अर्थ पर मुख्तलिफ रीजन्स पर हर जगह तकरीबन लाइफ क्या करी एग्जिस्ट कर रही है एंड इट हैज बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन दिस प्लैनेट। कि जब से इस प्लैनेट अर्थ पर लाइफ का आगाज हुआ है उस वक्त से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशंस प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन कर रही हैं और एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि आजकल दुनिया के हर हिस्से के अंदर हर जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। पूरी जमीन को उन्होंने कवर किया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू द बायोम्स। और मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम किसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, बायोम्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। ये बायोम्स क्या है हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास अर्थ है, तो हम देखें चाहे खुश्की हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, तो हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज इनॉर्मस इन साइज। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बायोम। बायोम होता क्या है? वो कहते हैं बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। कि एक रीजन के अंदर जो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है उस कम्युनिटी को हम क्या करते हैं, रीजनली क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। कि उस रीजन के क्लाइमेट के एतबार से हम उस रीजन के अंदर जो कम्युनिटी मौजूद होती है उससे हम नाम दे देते हैं, उस नाम को हम नाम देते हैं बायोम का। ठीक है, वो जो लार्ज रीजनल कम्युनिटी बनती है उससे हम नाम दे देते हैं बायोम का। किसकी बुनियाद पर करते हैं? क्लाइमेट की बुनियाद पर। नेक्स्ट ये है इट हैज बीन फाउंड दैट मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स डिटरमाइन द अदर काइंड ऑफ प्लांट्स इन एनिमल्स। कि एक रीजन के अंदर अगर हमें पता है कि उस रीजन के अंदर कौन सा प्लांट डोमिनेंट है, मेजर है, ठीक है, उस एतबार से जैसा कि अगर हम देखें कि माउंटेन एरियाज के अंदर, ठीक है, माउंटेनी एरियाज जो होते हैं, पहाड़ी इलाके, वहां पर जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो हमें इस तरह पता चलता है क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो स्पेसिफिक प्लांट क्या करते हैं, वहां एग्जिस्ट कर पाते हैं उस लो टेम्परेचर के अंदर। तो अगर हमें उस प्लांट्स के जरिए उस प्लांट्स को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि उस रीजन के अंदर और कौन से प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता होगा कि ये प्लांट्स क्या हैं जो कम टेम्परेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो उस प्लांट्स को देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि उस रीजन के अंदर ये भी प्लांट होंगे। फिर हम एनिमल्स पर आ जाएंगे, फिर एनिमल्स देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स कम टेम्परेचर पर अच्छी तरह सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि उस रीजन के अंदर ये एनिमल्स भी मौजूद होंगे। तो वो कहते हैं कि इट हैज बीन फाउंड दैट मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स डिटरमाइन द अदर काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट हो गया। इसके बाद है दीज बायोम्स हैव देयरफॉर बीन नेम्ड आफ्टर द टाइप ऑफ मेजर प्लांट्स आर द मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम। अब कहते हैं जो बायोम्स बनते हैं, ठीक है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी बनती है, उनको हम नाम किस तरह देते हैं? तो दो तरह से नाम दे सकते हैं। ये तो मेजर प्लांट्स की बुनियाद पर, उनके नाम की बुनियाद पर हम बायोम को नाम दे देते हैं, या मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम की किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हम उन बायोम्स को क्या देते हैं, नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास ये बायोम्स जैसे कि टंड्रा है, श्रब लैंड है, रेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डिजर्ट है, टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है। तो ये सारे के सारे क्या है, बायोम्स हैं। अब ये ग्रास लैंड है तो यहाँ पर प्लेन हमारे पास रीजन होता है, एरियाज होते हैं, ठीक है, ग्रास यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो इस जो बायोम को जहाँ जो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है उस कम्युनिटी को हमने नाम दे दिया ग्रास लैंड का। तो ये हमारे पास बायोम हो गया ग्रास लैंड। किस बुनियाद पर दिया? मेजर प्लांट की बुनियाद पर या मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम की बुनियाद पर। यहाँ हमारे पास इकोसिस्टम की रेन फॉरेस्ट को देखें तो इकोसिस्टम की क्या खासियत है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होते हैं, आमतौर पर मॉडरेट होते हैं, रेन ज्यादा होती है। तो हमने इकोसिस्टम की खासियत को देखकर इसे बायोम को हमने क्या दे दिए, नाम दे दिए। इसी तरह श्रब लैंड, श्रब में क्या करते हैं, मेजर प्लांट, मतलब कि श्रब प्लांट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो श्रब्स की बुनियाद पर क्या करते हैं, ठीक है, इन्हें हमने नाम दे दिया श्रब लैंड का। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास बायोम्स हैं, ठीक है। दीज बायोम्स आर रीजनल लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट आर डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। और इन्हें नाम किस तरह दे रहे हैं, मेजर प्लांट्स या मेजर फीचर ऑफ इकोसिस्टम की बुनियाद पर। नेक्स्ट हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का क्या मतलब है कि इस अर्थ का जब से ये अर्थ बनी है उस वक्त से इस अर्थ पर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद रहे हैं, कौन से टाइम के अंदर मौजूद रहे हैं, ये हमने डिस्कस करना है। तो अब वो कहते हैं कि सिंस द टाइम ऑफ रीजन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट वेरियस ऑर्गेनिजम्स वर इवॉल्व्ड एंड डोमिनेटेड दिस प्लैनेट
ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, कि जब से लाइफ का इस प्लैनेट अर्थ पर आगाज हुआ है उस वक्त से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व भी हुए हैं और मुख्तलिफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुख्तलिफ पीरियड्स के दौरान वो इस प्लैनेट पर डोमिनेटर भी रहे हैं। डोमिनेटेड का मतलब है कि वो ज्यादा मिकदार के अंदर ज्यादा नंबर में मौजूद थे, ठीक है, वो उस वक्त के डोमिनेटेड ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के दौरान। इसके बाद दिस हैज बीन फाउंड बाय द एविडेंस obtained फ्रॉम द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ द फॉसिल व्हिच अलाउज द बायोलॉजिस्ट टू प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन अ टाइम सीक्वेंस। इसके बाद वो कहता है कि हमें किस तरह पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से पीरियड के अंदर डोमिनेट थे, वो हमें पता चलता है जब हम फोसिल्स को स्टडी करते हैं, उन्हें डिस्कवर करते हैं। तो दिस हैज बीन फाउंड बाय द एविडेंस obtained फ्रॉम द डिस्कवरी एंड द स्टडी ऑफ द फॉसिल। फॉसिल्स क्या हम डिस्कस करेंगे। अब कहते हैं फॉसिल्स की मदद से बायोलॉजिस्ट को पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म कौन कौन से टाइम के अंदर क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से टाइम के अंदर मौजूद था। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को एक टाइम सीक्वेंस के अंदर प्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉसिल, विद द हेल्प ऑफ द डिस्कवरी एंड द स्टडी ऑफ दिस फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या हमारे पास, फॉसिल्स वो कहते हैं रिमेन्स और इंप्रेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल एम्बेडेड इन रॉक एंड प्रिजर्व्ड इन पेट्रिफाइड फॉर्म। कि वो कहते हैं सपोज करें कि एक ऑर्गेनिज्म था, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद, ठीक है, वो जमीन के अंदर दब जाता है। जमीन के अंदर दब जाने के बाद हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि रॉक में वो इम्बेडेड हो जाता है, रॉक बन जाती है और इसके बाद वो पेट्रिफाइड फॉर्म के अंदर प्रिजर्व हो जाता है। तो वो जो रिमेन या इंप्रेशन होता है और प्री हिस्टोरिक या डेड प्लांट या एनिमल का, उन रिमेन और इंप्रेशन को हम नाम देते हैं फॉसिल्स का। तो जब वो फॉसिल को स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इस टाइम सीक्वेंस के अंदर इस टाइम सीक्वेंस में मतलब इस टाइम में ये ऑर्गेनिज्म क्या था, जिंदा था, डोमिनेटेड था और लाइफ पर अपनी जिंदगी को स्पेंड कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है एज जियोलॉजिकल टाइम पास है। जैसे जैसे जियोलॉजिकल टाइम पास हो रहा है, मतलब कि जमीन का जो वक्त है, ठीक है, जो जमीन की एज गुजर रही है, न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड ऑन। न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड ऑन का क्या मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वो एक रॉक के अंदर प्रिजर्व्ड हो जाता है, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वो फिर एक रॉक के अंदर प्रिजर्व्ड हो जाता है। तो इस तरह क्या बनती जाती हैं, लेयर्स बनती जाती हैं रॉक्स की, उन्हें हम नाम देते हैं सेडिमेंट्स का। तो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स क्या हो रही हैं, बन रही हैं। ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी इन द डीपर लेयर, की जो ऑर्गेनिज्म पुराने हैं, ठीक है, जिनकी एज ज्यादा थी, ठीक है, वो हमेशा कौन सी लेयर के अंदर होंगे, डीपर लेयर के अंदर, क्योंकि उनकी डेथ भी पहले हुई थी, इसलिए वो डीपर लेयर के अंदर मौजूद होंगे। प्रोवाइडेड द सीक्वेंस ऑफ द लेयर हैज नॉट बीन डिस्टर्ब, ताकि जो सीक्वेंस ऑफ लेयर है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जो हमारे पास यंग ऑर्गेनिज्म थे तो वो यंग लेयर के अंदर मौजूद होंगे, जो ऊपर वाले लेयर हैं, और जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे, जो ओल्डर थे, वो कौन सी लेयर के अंदर होंगे, डीपर लेयर के अंदर मौजूद होंगे। द डिपोजिटेड रॉक्स बिल्ड अप इन लेयर, कि ये जो रॉक्स डिपोजिट हुई एक लेयर की फॉर्म के अंदर, इनको जो हमने सेडिमेंट्स का नाम दिया और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सेडिमेंटेशन का। तो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक्स की लेयर्स बनती हैं जिन्हें हम सेडिमेंट्स का नाम देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ईरा या पीरियड के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर मौजूद था। राइट हो गया। तो अगर हम देखें कि सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो 3000 मिलियन ईयर्स अगो पहले था, ठीक है। फिर इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरी स्पीशीज ऑर्गेनिज्म की क्या हुई, इवॉल्व हुई, ठीक है। तो ये उनका क्या था, कॉमन इंसेस्टर था। दूसरे ऑर्गेनिज्म यहाँ से क्या हुए, इवॉल्व हुए। रिप्रोडक्शन इस ऑर्गेनिज्म की ओव्यूलेशन हुई तो दूसरी स्पीशीज के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। राइट हो गया। तो अगर हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को देखें तो 3000 मिलियन ईयर्स अगो जो ऑर्गेनिज्म पहले मौजूद था वो कौन था, आर्की बैक्टीरिया था, ठीक है, जिसे आर्की बैक्टीरिया का नाम भी दे देते हैं। ये हमारे पास एक और डायग्राम है, यहाँ देखें कि वो कहते हैं कि ये हमारे पास आर्किया ने जब उसकी डेथ हुई तो वो एक रॉक के अंदर क्या हो गया, प्रिजर्व्ड हो गया, ठीक है, अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो इस रॉक की मदद से हमें पता चला कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म की एज क्या थी, कितने ईयर्स अगो वो इस अर्थ पर मौजूद था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास कुछ ईरा हैं और कुछ पीरियड्स हैं, ठीक है। ईरा के अंदर मुख्तलिफ पीरियड्स मौजूद हैं। तो सबसे जो पुराना ईरा है, ठीक है, ओल्डेस्ट है, ठीक है, वो हमारे पास है प्रोटीरोजोइक ईरा। तो प्रोटीरोजोइक ईरा अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स पहले था, ठीक है, 2000 मिलियन ईयर्स को पहले मौजूद था। और ये अब वो कहता है कि इस ईरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई थी तो उनकी जो हमारे पास राख है वो हमारे पास आर्कियन बैक्टीरिया की राख से ऊपर है, ठीक है। ये उसकी लेयर क्या है, उससे ऊपर है। आर्कियन बैक्टीरिया वाली की जो लेयर है वो इसके नीचे मौजूद है। तो ये हमारे पास आर्की बैक्टीरिया था, आर्की बैक्टीरिया था। इसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ प्रोटीरोजोइक ईरा के अंदर हुई थी वो ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड हो गए रॉक्स के अंदर। इसके बाद प्रोटीरोजोइक ईरा के बाद हमारे पास पैलियोजोइक ईरा, ठीक है। पैलियोजोइक ईरा में क्या हुआ था
पैलेयोजोइक एरा में हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 हमारे पास के पीरियड्स हैं। इन 6 पीरियड्स के अंदर जिन ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई थी, ठीक है, उनकी जो रॉक्स बनी ये हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो ईरा है वो कौन सा है, पैलेयोजोइक ईरा है। ठीक है, पैलेयोजोइक ईरा के अंदर हमारे पास 6 पीरियड्स हैं। हर पीरियड के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म क्या थे, जिंदा थे, डोमिनेट थे। तो ये देखिए हमारे पास जब पैलेयोजोइक ईरा में जो सबसे पुराना पीरियड है वो है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद है ओल्डोविशियन के बाद है सिलोरियन के बाद है डिवोनियन के बाद है कार्बोनिफेरस और इसके बाद है लास्ट में परमियन लाटेस्ट है इस ईरा में और कैम्ब्रियन सबसे ओल्डेस्ट है। तो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर जिसकी डेथ हुई वो इस लेयर के अंदर प्रिजर्व्ड हो गए। ओल्डोविशियन के अंदर जिसकी डेथ हुई वो भी इसी लेयर के अंदर मौजूद है। इसके बाद सिलोरियन, डिवोनियन, ठीक है, ये सारे पीरियड्स किसके कौन सी ईरा के हैं, पैलेयोजोइक ईरा के। तो ये हमारे पास लेयर्स बन गई, सेडिमेंट्स बन गए। ठीक है, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बन गए जो इस ईरा के अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद थे वो इनके अंदर क्या हो गया, प्रिजर्व्ड हो गए। इसके बाद हमारे पास पैलेयोजोइक ईरा के बाद जो आता है वो है हमारे पास मीसोजोइक ईरा। मीसोजोइक ईरा में भी हमारे पास क्या है, 4 पीरियड्स हैं। सबसे पुराना जो है वो ट्राइएजिक है, ट्राइएजिक के बाद जुरासिक है, जुरासिक के बाद क्रीटेशियस है। क्रीटेशियस सबसे लेटेस्ट है और ट्राइएजिक के हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट है। राइट हो गया। अब वो कहते हैं कि इस मीसोजोइक एरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स उस पर डोमिनेट थे, ठीक है, हमें किस तरह पता चला कौन से थे, क्योंकि हमने इन रॉक्स को देखा तो इस रॉक्स में जो हमारे पास पेट्रिफाइड फॉर्म के अंदर प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म मिले, ठीक है, जो प्रिजर्व्ड हो गए थे, जिनके फॉसिल्स बन गए थे इन रॉक्स के अंदर, उनसे हमें पता चली कि वो इस ईरा के अंदर मीसोजोइक एरा के अंदर क्या थे, मौजूद थे, जिसमें क्रीटेशियन, जुरासिक और ट्राइएजिक पीरियड्स हैं। राइट हो गया। इसके बाद हमारे पास है मीसोजोइक एरा के बाद सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक जो ईरा है ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे मतलब के मॉडर्न वाला जो ईरा है जो इस वक्त प्रेजेंट फॉर्म के अंदर मौजूद है वो हमारे पास है सीनोजोइक ईरा। राइट हो गया। अब सीनोजोइक ईरा में क्वाटरनरी और टर्शियरी अबाउट 70 मिलियन ईयर्स अगो पहले ईरा मौजूद था। तो इस ईरा में जो सीनोजोइक ईरा में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे ये उनकी जो हमारे पास पेट्रिफाइड फॉर्म के अंदर जो रॉक्स मौजूद हैं, जो रॉक्स के अंदर वो प्रिजर्व्ड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, तो उनसे पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म इस ईरा के अंदर क्या थे, मौजूद थे। और ये हमारे पास मतलब कि आज के जो हमारे पास इंसान है या मुख्तलिफ एनिमल्स अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ये सबसे टॉप पर मौजूद है। राइट हो गया। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया लेयर्स का, रॉक्स का, जिससे हमें पता चला कि इस ईरा के अंदर, इस पीरियड के अंदर ये ऑर्गेनिज्म क्या था, डोमिनेट था, अर्थ पर अपनी जिंदगी को स्पेंड कर रहा था। तो जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं वो है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने ईयर्स अगो पहले था, आर्कीबैक्टीरिया अबाउट 3000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ओल्डेस्ट ईरा कौन सा है, प्रोटीरोजोइक ईरा है। प्रोटीरोजोइक ईरा के बाद क्या है, पैलियोजोइक ईरा। पैलियोजोइक ईरा के बाद क्या है, मीसोजोइक ईरा। मीसोजोइक ईरा के बाद क्या है, सीनोजोइक ईरा। ठीक है। फिर वो कहेगा कि पैलियोजोइक ईरा में सबसे पुराना कौन सा, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद कौन सा, ओल्डोविशियन। ओल्डोविशियन के बाद क्या, सिलोरियन। सिलोरियन के बाद क्या, डिवोनियन। डिवोनियन के बाद कौन सा, कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस के बाद क्या, परमियन। तो इस तरह वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ये चीजें आपने याद नहीं रखनी, जो मैंने बताई सिर्फ ये आपने याद रखनी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इससे हमें पता चला कि लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में हम क्या डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को उससे पीरियड या ईरा के अंदर क्या था, मौजूद था, और वो हमें किस तरह पता चलता है, रॉक्स की मदद से, सेडिमेंट्स की मदद से पता चलता है। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सेडिमेंटेशन का नाम देते हैं। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या, डेटिंग और एजिंग ऑफ रॉक्स। क्या हम क्या करते हैं, रॉक्स की डेट को भी मालूम कर सकते हैं, उनकी एज को भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कौन से मेथड के जरिए, रेडियो एक्टिविटी मेथड के जरिए। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मेथड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर होता है। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस चल रहा होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर। ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी मेथड के जरिए हम डेटिंग या एजिंग कर सकते हैं रॉक्स की। तो वो कहते हैं कि इन एडिशन इट इज पॉसिबल टू डेट और एज रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ द सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दे कंटेन। वो कहते हैं कि हर रॉक, अब वो कहते हैं कि हर रॉक्स के अंदर क्या मौजूद होता है, रॉक्स के अंदर मौजूद होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बने हुए, बायो एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो वो जो कहते हैं कि एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उनके अंदर जैसे कि कार्बन है, कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कार्बन 12 का। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब वो जिंदा होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट मौजूद होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। तो जब उनकी डेथ हो जाती है, तो जब हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाती है, तो उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो अमाउंट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, हाफ लाइफ गुजरने के बाद। तो फिर हम उसकी अमाउंट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है। जो नेचुरली मौजूद थी जब वो जिंदा था, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस रॉक की जो डेट या एज है वो कितनी है। राइट हो गया। तो वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, in addition it is possible to date or age rocks by comparing the amount of the certain radioactive isotopes they contain। कि उनके अंदर जो radioactive isotopes होते हैं उनके अमाउंट को कंपेयर करके हम क्या करते हैं, उस रॉक्स की डेट या एज को मालूम करते हैं। राइट हो गया। इसके बाद हमारे पास है older sediment layers have less of these specific radioactive isotopes than the younger layers।
वो कहते हैं जो ओल्डर सेडिमेंट की लेयर होती हैं तो उनके अंदर जाहिर सी बात है कि वो पुरानी थी, उनके हाफ लाइफ ज्यादा गुजर चुकी है, वक्त ज्यादा गुजर चुका है, तो उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे उनकी अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू द यंगर लेयर, क्योंकि यंगर लेयर के अंदर हाफ लाइफ कम गुजरी है, ठीक है, इसलिए उनके अंदर अमाउंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझा गई। तो ओल्डर सेडिमेंट लेयर्स हैव लेस ऑफ द स्पेसिफिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स देन द यंगर लेयर्स। इसके बाद वो कहता है अ कंपैरिजन ऑफ लेयर्स गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल फाउंड इन द रॉक्स, कि अगर हम उन लेयर्स को कंपैरिजन करें, ठीक है, उनकी डेट या एज का, तो उन रॉक्स के अंदर जो फॉसिल्स मौजूद होते हैं उनके रिलेटिव एज को हम मालूम कर सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ लेयर्स गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल फाउंड इन द रॉक्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, हाउ कैन वी डेट और एज द रॉक, कि किस तरह रॉक्स की डेट या एज को मालूम कर सकते हैं, या रेडियोएक्टिविटी मेथड क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं रेडियोएक्टिव मेथड में, ठीक है, कि हम क्या करते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स के अमाउंट को कंपेयर करते हैं, रॉक की डेट मालूम कर लेते हैं, फिर वो कहता है कि ओल्डर सेडिमेंट लेयर के अंदर कम मिकदार के अंदर रेडियोएक्टिव आइसोटोप मौजूद होते हैं एज कंपेयर टू यंगर लेयर, क्योंकि उनके अंदर हाफ लाइफ ज्यादा गुजर चुके होते हैं। और जो अगर कंपैरिजन करें लेयर्स का, तो इससे हमें पता चलता है कि उस रॉक के अंदर जो फॉसिल्स मौजूद हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के इंप्रेशन जो मौजूद है, साइंस मौजूद है, वो कितने, उनकी रिलेटिव एज क्या है, ठीक है, एब्सोल्यूट एज नहीं मालूम करते, रिलेटिव एज मालूम करते हैं, राइट हो गया। ये करते हैं, ये देखते हैं कि जो पुरानी लेयर के अंदर फॉसिल है, ठीक है, वो यंगर लेयर के अंदर मौजूद फॉसिल से कितना पुराना है, ठीक है, ये हम इसे कहते हैं रिलेटिव एज। अब ये हमारे पास है therefore the fossil found in the same layer must have been alive during the same geological period। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक ही लेयर के अंदर फोसिल्स मौजूद है, तो इसका मतलब वो जो फोसिल्स जिन ऑर्गेनिजम्स के हैं वो एक ही टाइम के अंदर या उनकी डेथ हुई होगी, मतलब एक ही टाइम के अंदर वो इस अर्थ पर क्या थे, मौजूद थे। therefore the fossil found in the same layer must have been alive during the same geological period। अब ये हमारे पास है, ठीक है, इससे हम रेडियोएक्टिव मेथड को पढ़ते हैं। वो कहते हैं सपोज करें कि ये हमारे पास क्या थी, एक रॉक थी, ठीक है, उस रॉक के अंदर की फॉसिल तो, और फॉसिल के अंदर क्या था, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स मौजूद थे इतनी अमाउंट के अंदर। अब ये नई बनी, अभी हाफ लाइफ क्या था, 0 था। जब एक हाफ लाइफ गुजरा तो उसके अंदर जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप थे वो दूसरे रेडियोएक्टिव आइसोटोप के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो उन जो नॉर्मली मौजूद होते हैं उनकी तादाद क्या होगी, हाफ हो गई। फिर दूसरी लाइफ गुजरी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 2 टाइम, पहले 1 टाइम कम हुए थे, अब 2 टाइम कम हो गए, ठीक है, हाफ हो गए। जब तीसरी लाइफ टाइम गुजरी तो वो 3 टाइम क्या हो गए, हाफ हो गए, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमें मतलब कि ये दे दी जाए ये रॉक, तो हम किस तरह उसकी डेट मालूम करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे कि उसके अंदर कितने रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स रह गए हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर तो सिर्फ 3 हाफ लाइफ मौजूद हैं, मतलब कि 3 बिलियन ईयर्स अगो इसे गुजर चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है वो कितनी हो चुकी हैं, 3 हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हाफ लाइफ एक कितनी है, 1 बिलियन ईयर की, तो पहले 1 बिलियन गुजरा, फिर 2 बिलियन ईयर्स गुजरे, ठीक है, फिर 3 बिलियन, क्योंकि इसके अंदर जो रेडियोआइसोटोप की तादाद है वो 3 टाइम कम हो चुकी थी। इसी तरह हमें पता चल चुका कि इससे हमारे पास रॉक की जो एज है वो कितनी है, 3 बिलियन ईयर्स इसकी क्या है, डेट है, ठीक है, या इसकी एज है, राइट हो गया। इसके बाद ये हमारे पास है, तो जो यंगेस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो यंगर होते हैं, जो मतलब के शुरू के मतलब के अभी मॉडर्न जो इरा चल रहा था उस वक्त उनकी जो डेथ हुई होगी वो यंगेस्ट में होंगे। जो ओल्डर ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं वो कौन सी के अंदर, लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, ओल्डेस्ट लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास डी वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इसका मतलब ये सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसकी जो राख बनी वो सबसे नीचे वाली बनी, डी पर बनी। इसके बाद सी वाला उससे यंगर होगा, बी वाला सी से यंगर होगा, बी और ए वाला किससे होगा, बी से। तो सबसे जो यंगेस्ट है वो कौन सा है, ए वाला, और जो सबसे ओल्डेस्ट है वो कौन सा है, डी वाला, राइट हो गया। तो इसी तरह हम कंपेयर करके हम इसकी डी की अगर डेट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप की मदद से, रेडियोएक्टिविटी की मेथड के तरीके से सी की भी मालूम कर लेते हैं, तो फिर हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला डी वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो सी वाले ऑर्गेनिज्म से कितना पुराना है, ठीक है। अगर बी सी का कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि सी वाला ऑर्गेनिज्म बी वाले ऑर्गेनिज्म से कितना पुराना है, राइट हो गया। तो इसी तरह हम कंपैरिजन से क्या मालूम कर सकते हैं, रिलेटिव एज भी मालूम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लिविंग वर्ल्ड इन टाइम थोड़ा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए, तो कोशिश की है कि आसान वर्ल्डिंग के अंदर डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट करूं। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको क्वेश्चन फिर भी रह जाता है, ठीक है, मेरे लेक्चर देखने के बाद, तो आप कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करने की जरूर अच्छी कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है फैलेटिक लीनिएज। ठीक है, बड़ा ही आसान है, आमतौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फैलेटिक लीनिएज क्या है। फैलेटिक लीनिएज का मतलब होता है शजर नसब। ठीक है, कि इंसेस्टर के बारे में, आबा इताद के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो इल्म होता है, ठीक है, उससे हम नाम देते हैं फैलेटिक लीनिएज का। तो फैलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ये क्या है, स्पीशीज की एक अनब्रोकन सीरीज है जो किस तरह अरेंज्ड होती है, अरेंज्ड इन इंसेस्टर टू द डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट। क्या फैलेटिक लीनिएज क्या है, एक सीरीज है, अनब्रोकन सीरीज स्पीशीज की, जिनमें स्पीशीज इंसेस्टर से डिसेंडेंट सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड होते हैं, और हर बाद में आने वाली जो स्पीशीज होती है वो अपने से पहले आने वाली स्पीशीज से क्या हो रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है, उससे वो बन रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम है फेलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ का। तो अगर वो कहते हैं, ये सपोज करें कि ये हमारे पास एक स्पीशीज थी, इस स्पीशीज से मजीद दो स्पीशीज बनी, एक ये और दूसरी ये, तो इन दोनों स्पीशीज का जो कॉमन इंसेस्टर था वो कौन सा था, ये वाला। ठीक है, तो ये इंसेस्टर हो गए, ये उसके क्या हो गए, डिसेंडेंट्स। तो ये हमारे पास ये अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज होगी अरेंज्ड फ्रॉम इंसेस्टर टू द डिसेंडेंट सीक्वेंस, और विद ईच लेटर स्पीशीज, ये हमारे पास लेटर स्पीशीज, ये भी लेटर स्पीशीज है, ये भी लेटर स्पीशीज है। इवॉल्व कहां से होती है, फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट, और जिसको इन्होंने प्रीसीड किया वो कौन सी, ये वाली। तो ये इंसेस्टर हो गया, ये क्या हो गया, डिसेंडेंट्स हो गए। तो ये unbroken series of species है that is arranged in ancestor to the descendant sequence with each later species having evolved from one that immediately preceded it। इसी तरह से इस स्पीशीज से मजीद दो स्पीशीज बनी। ठीक है, तो ये दो स्पीशीज डिसेंडेंट्स बन गई, ये क्या बन गया, इंसेस्टर। तो इंसेस्टर से डिसेंडेंट सीक्वेंस रह गया। ठीक है, और हर बाद में आने वाली स्पीशीज पहले से आने वाली स्पीशीज की क्या होती है, डिसेंडेंट्स होती है, और पहले आने वाली स्पीशीज उसकी क्या होती है, इंसेस्टर होती है। राइट हो गया। इसके बाद हमारे पास है, वो कहते हैं, the life today has come into existence through the phyletic lineage or evolving population of organism living in the remote past। कि इस वक्त जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जितनी डाइवर्सिटी मौजूद है, वो किस वजह से है, फैलेटिक लीनिएज की वजह से, या पॉपुलेशन के इवॉल्व होने की वजह से। ये इवॉल्विंग पॉपुलेशन या फैलेटिक लीनिएज एक ही बात है। ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रिमोट पास्ट, कि रिमोट के पुराने दौर के अंदर, मतलब कि एनिशियंट टाइम के अंदर, ठीक है, ओल्डर टाइम के अंदर या पास्ट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, उनसे मजीद पॉपुलेशन या स्पीशीज क्या हुई, इवॉल्व हुई, जिसे हम फैलेटिक लीनिएज का नाम दे रहे हैं, और इसी की वजह से लाइफ इस वक्त अर्थ पर मौजूद है। ठीक है, अब ये हमारे पास रिमोट पास्ट ऑर्गेनिज्म है, स्पीशी, इससे मजीद स्पीशीज क्या हुई, बनी, फिर इनसे मजीद स्पीशी बनी, इनसे मजीद स्पीशी बनती गई, और ये सारी की सारी लाइफ अब मौजूद है ड्यू टू द फैलेटिक लीनिएज और इवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रिमोट पास्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पुराने ऑर्गेनिज्म से नई स्पीशीज बनी, उन नई स्पीशीज से मजीद नई स्पीशीज बनी, तो इस तरह रिमोट पास्ट के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म से नई स्पीशीज बनते बनते आखिरकार ये सारी की सारी डाइवर्सिटी बन गई लाइफ की, और ये लाइफ इस वक्त अर्थ पर मौजूद है ड्यू टू द फैलेटिक लीनिएज। अब ये हमारे पास एवोल्यूशनरी चेंजेस। अब नई स्पीशी किस तरह बनती है, जब एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं, एवोल्यूशन होती है, तो एक स्पीशी दूसरी स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो एवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज एंड देन इंक्रीजेस द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक इलाके के अंदर कितनी स्पीशीज मौजूद है, नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, लिविंग इन द रीजन ऑफ द अर्थ, कि उस रीजन के अंदर जितनी नंबर ऑफ स्पीशीज मौजूद होती है उससे हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी का। तो जब नई स्पीशी बनती है तो बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, इजाफा होता है। और ये नई स्पीशी किस तरह बनती है, एवोल्यूशनरी चेंज आने की वजह से। ये हम एवोल्यूशन के चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एवोल्यूशन किस तरह चल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, वो कहते हैं, इफ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, कि इस प्लेनेट अर्थ पर अगर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, लाइफ मौजूद थी, उसकी कंप्लीट अगर हमारे पास हिस्ट्री होती, देन एवरी लीनिएज वुड एक्सटेंड बैक इन टाइम टू द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल अर्ली लाइफ। तो हमें पता चलता जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनके पीछे चलते जाते हैं सीरीज के अंदर, तो हमें एक कॉमन इंसेस्टर मिलता है, एक कॉमन ओरिजिन मिलता है लाइफ का। जिस तरह हम यहाँ से चलें फंजाई से, तो पीछे चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक कॉमन इंसेस्टर मिल जाएगा, जो कि ये है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो फिर भी हमें क्या मिल जाएगा, ये उस वक्त होगा। ये तुम्हारे पास हाइपोथेटिकल डायग्राम है ना, तो अगर हमारे पास कंप्लीट फोर्सेस मौजूद हो तो फिर भी हमें कॉमन इंसेस्टर मिल जाएगा प्रैक्टिकली। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास हिस्ट्री ऑफ लाइफ का मौजूद हो। ठीक है, क्यों, वो कहते हैं कि वी लैक दैट रिकॉर्ड बिकॉज मैनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट हैड नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व रिकॉर्ड एज फॉसिल। वो कहते हैं जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म के थे, जिनकी बॉडी सॉफ्ट थी, वो गल सड़ गई और उनके फॉसिल्स नहीं बने, वो प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड के अंदर एज अ फॉसिल हमारे पास नहीं मौजूद। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है लाइफ की, जिसके अगर हम एक लीनिएज, यहाँ इस लीनिएज को हम बैक चलते जाए तो हमारे पास ये वाली क्या आ जाएगी, कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ आ जाएगी। यहाँ से लाइफ का क्या हुआ था, आगाज हुआ था। लेकिन ये साइंटिस्ट का मानना है, बायोलॉजिस्ट का मानना है कि इसी तरह क्या होती है, लाइफ का आगाज हुआ था और सबका कॉमन ओरिजिन क्या है, एक ही है। राइट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास है वो कहते हैं व्हेन वी लुक एट द बायोडाइवर्सिटी, जब हम बायोडाइवर्सिटी पर गौर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस, कि एक जगह जो स्पीशीज की तादाद मौजूद होती है वो क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी। वी फाइंड दैट देयर आर नियरली 25 लाख स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म करंटली नोन टू द साइंस। तो इस वक्त वो कहते हैं कि साइंस को जितनी स्पीशीज के बारे में इल्म हुआ है वो कितनी है, 25 लाख, 2.5 मिलियन स्पीशीज मौजूद हैं इस अर्थ पर। वो कहते हैं इस 2.5 मिलियन स्पीशीज में से जो इंसेक्ट्स हैं वो कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली जो इंसेक्ट हैं वो मोर देन मतलब कि हाफ से भी ज्यादा है, 53.1% क्या इंसेक्ट्स हैं। इसके बाद वेस्कुलर प्लांट्स कितने हैं, 17.6% है। और इसके बाद एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स कितने हैं, वो है 99.9%, सॉरी एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स है 19.9%, 19.9% क्या एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और वेरियस प्रोकैरियोट्स कितने हैं, वो है 9.4%। तो अगर आपको इस तरह वो पूछे कि टोटल एनिमल्स कितने हैं, तो फिर हम इंसेक्ट 53.1% और 19.9% को ऐड करेंगे, फिर हम बता देंगे कि एनिमल्स की कितनी परसेंटेज है। अगर वो सिर्फ इंसेक्ट की बात करें तो 53.1%, और अगर वो एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स की बात करें तो 19.9%, अगर एज अ होल एनिमल्स की बात करें तो अगर 19.9 और 53.1% को ऐड कर देंगे, राइट हो गया। इसके बाद हमारे पास है दिस लिस्ट इज फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। वो कहते हैं ये जो भी हमने पढ़ा है कि 25 लाख स्पीशीज मौजूद हैं, ये भी कंप्लीट नहीं हुई कि सिर्फ यही हैं। वेरियस केयरफुल एस्टीमेट, एक अंदाजे के मुताबिक पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन 5 and 30 मिलियन। वो कहते हैं अंदाजे के मुताबिक जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, जो स्पीशीज मौजूद है, वो है 5 से लेकर 30 मिलियन तक, और उन 5 से लेकर 30 मिलियन में से हमें अभी तक 2.5 मिलियन स्पीशीज क्या हुई है, आइडेंटिफाइड हुई हैं, ठीक है। तो उनमें से जो हमने अभी तक आइडेंटिफाई किए वो है 2.5 मिलियन स्पीशीज, 25 लाख, लेकिन अंदाजे के मुताबिक कितनी है, 5 to 30 मिलियन। तो इस लेक्चर के अंदर हमने लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम और फाइलेटिक लीनिएज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।